आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिंदी में सर्वनाम की बात हो गया है। ठीक है, क्या किसकी बात होगी? सर्वनाम की बात। इसके पहले हम आपको संज्ञा के बारे में बता दिए कि संज्ञा क्या होती है। अब जो बच्चा संज्ञा समझा है कि संज्ञा क्या होती है, वो बच्चा बहुत आसानी तरीके से सर्वनाम समझ सकता है, क्योंकि आपको जब डिफिनेशन बताई गई थी संज्ञा की, तो उसमें बताया गया था कि संज्ञा के स्थान पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि संज्ञा की परिभाषा किसी भी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का या किसी स्थान का नाम इत्यादि के बोध का मतलब ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम क्या कह दिए थे? संज्ञा। बात खत्म हो चुकी थी। अब आप बस सिर्फ वही समझेंगे सर्वनाम के डिफिनेशन में कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम। बस बात खत्म हो, यानी कि संज्ञा समझे हैं तो सर्वनाम आसानी से आप निकाल सकते हो। आइए देखते हैं डिफिनेशन हम किसके? सर्वनाम की बात करते हैं। सर्वनाम, ये है सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम की जो परिभाषा बनेगी दोस्तों, परिभाषा, सर्वनाम की जो परिभाषा बनेगी, ये क्या बनेगी? आप देख सकते हैं सर्व, यहां पे क्या लिखा गया है? सर्व। अगर इतना निकाल दिया जाए तो सर्व का अर्थ होता है सबका, यानी सबका नाम। सबका नाम क्या कहलाएगा? संज्ञा। और सर्व का मतलब सबका नाम हमारा जो होता है वो संज्ञा होता है, और यहाँ पे सर्वनाम कहा गया। तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। बात खत्म हो चुकी। आइए देखते हैं, जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, जिन शब्दों से संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, क्या? प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम क्या कहेंगे बाबू? सर्वनाम कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। बात खत्म हो जाए। ठीक है, अब आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है पहले से, जैसे मैं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मैं, कामा, अल्प विराम इसको कहा जाता है, तुम, अल्प विराम, आप, अल्प विराम। आप जो है शब्द स्वयं के लिए हुआ है प्रयोग। किसके लिए? स्वयं के लिए। तो इसको हम कोष्टक में रख सकते हैं। यह, वह, जो, यहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह लगेगा। ठीक है, कोई अल्प विराम, कुछ अल्प विराम, कौन अल्प विराम, क्या अल्प विराम, और आदि। यानी कि हम कह सकते हैं सर्वनाम की जो डिफिनेशन प्लस इसके एग्जाम्पल है, जैसे हम कहें मैं, तू, आप, स्वयं, आपके लिए स्वयं प्रयोग हुआ, फिर यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, आदि। ये शब्द किसमें प्रयोग होता है? सर्वनाम में प्रयोग होता है। तो हम कहेंगे कि संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मैं, तुम, आप, स्वयं, कौन, क्या। समझ रहे कि नहीं? आदि का बोध कराता है। अब हम कहेंगे संज्ञा के भेद। क्या कहेंगे दोस्तों? संज्ञा के भेद। आप जानते हैं संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो आपको पता होगा संज्ञा के कुल 6 भेद होते हैं दोस्तों। संज्ञा के कुल क्या भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3। अब यहाँ पे भी 3 को पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम पहला हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो होगा वो क्या होगा? जैसे हम कह सकते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के कुल आप बताएंगे 6 भेद होते हैं। पहला जो होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है निजवाचक सर्वनाम, और तीसरा जो पॉइंट बनती है वो निश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथी जो पॉइंट बनती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और पांचवी जो पॉइंट बनेगी वो क्या बन जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम, और 6 नंबर पॉइंट बनेगी तो आप कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम एक एक पॉइंट को तब पकड़ेंगे, उसकी डिफिनेशन प्लस उसके एग्जाम्पल आपको बताएंगे। अभी सबसे पहले इसके भेद के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो बनता है वो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा जो हो जाएगा। अब तीसरा जो बनेगा उसको हम कहेंगे निश्चय। क्या कहेंगे दोस्तों? निश्चय
निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा हो गया। अब जो हमारा पॉइंट 4 बनेगा, अब यहाँ पे 4 पॉइंट बनाने के लिए हमें इसे इरेज करना पड़ेगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे लिख सकते हैं, और 5, और ये हो जाएगा आपका 6, यानी ये आपका है 1, ये है 2, और ये है 3। अब हम 4 नंबर देखिए, यहाँ पे बच्चे देखिए थोड़ा, तो निश्चय के बाद क्या होगा? अनिश्चय, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अब 5 नंबर आएगा संबंध, क्या आ जाएगा दोस्तों? संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंध वाचक सर्वनाम आगे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब जो 6 पॉइंट बनेगा वो आपका क्या बनेगा? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या बन जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आप देख सकते हैं पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि हम आपको 6 भेद अभी मौखिक बताएं और यहाँ पे बोर्ड पे लिखे, ताकि आपको पुश करके वीडियो को या शॉर्ट स्किल लेकर के बाद में लिख सकते हैं या उसको समझ सकते हैं कैसे लिखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम? पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं दोस्तों, वो कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कुल 3 प्रकार के होते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम कुल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आइए देख सकते हैं। यहाँ पे हम 3 प्रकार है, तो यहाँ पे 1, 2, 3। ठीक है, पहला जो बनेगा आपका पॉइंट, पहला होता है उत्तम पुरुष। क्या होता है? उत्तम पुरुष। और दूसरा जो बनेगा वो हो जाएगा मध्यम पुरुष, हो जाएगा मध्यम पुरुष। और तीसरा जो बनेगा पॉइंट वो हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। अब यहाँ पे पूरी बात ये बताया गया है सिर्फ सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम के बारे में बताया गया है कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, उत्तम मध्यम पुरुष। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को दोस्तों पकड़ा जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है, एग्जाम्पल क्या है, उत्तम पुरुष की परिभाषा, उत्तम पुरुष की एग्जाम्पल, मध्यम का। ठीक इसी प्रकार से हम कितना का विखंडन करेंगे, प्रश्नवाचक तक हमें इसे करते रहेंगे। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या होता है, निश्चयवाचक के अंतर्गत क्या होता है, अनिश्चयवाचक के अंतर्गत क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आइए हमारा पहला पॉइंट, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये हमारी पहली पॉइंट थी, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल कितने भेद अभी बताए हमें? 3 भेद बताए थे दोस्तों। ठीक है, अब 3 भेद कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे 3 भेद होते हैं। अब हम यहाँ पे विखंडित करेंगे 3 को। पहला आपका हो गया 1, दूसरा और तीसरा पॉइंट। पहला है क्या, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को हम क्या कह सकते हैं, प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष को हम क्या कह सकते हैं, प्रथम पुरुष कह सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पे या उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। और दूसरा जो होता है वो बताए थे अभी हम, मध्यम पुरुष। क्या बताए थे, मध्यम पुरुष। ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ क्लियर थी, मध्यम पुरुष। और एक पॉइंट थी हमारी अन्य पुरुष। क्या हो गई, अन्य पुरुष। अब आप यहाँ देख सकते हैं पहला आपका जो है क्या है, उत्तम पुरुष, दूसरा है आपका मध्यम पुरुष, और तीसरा जो आपका है क्या, अन्य पुरुष। एक बात को हम बहुत बार बोल रहे हैं ताकि आपको बातें समझ में आए, समझ रहे कि नहीं। अब हम बात नंबर 1 की करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में क्या है, पॉइंट नंबर 1 में ये आप देख रहे हैं उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, यानी कि उत्तम पुरुष की हम कह सकते हैं प्रकार से परिभाषा क्या होगी, क्या होगी, डिफिनेशन। तो उत्तम पुरुष की परिभाषा क्या होगी, और सबसे पहले आपको ये परिभाषा समझना है, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। ठीक है, यानी डिफिनेशन।
कभी कभी सवाल पूछ दिए जाते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको परिभाषा से अगर यूपीएससी के द्वारा सवाल पूछ दिए गए तो आपको डिफिनेशन अगर याद है या आपके पास डिफिनेशन का निर्माण करने की एबिलिटी कला आपके है पास, तो आप बना सकते हैं डिफिनेशन। तो कैसे पुरुषवाचक सर्वनाम की डिफिनेशन क्या बनेगी? जिन शब्दों से, देखिएगा बहुत ध्यान से, जिन शब्दों से व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले को हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां देख सकते हैं, यहां पे डिफिनेशन में यहां पे जिन शब्दों से किसके बारे में बात होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसके बारे में आपको? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आपको हम इसके पहले वाले वीडियो में व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम बताए हैं, क्योंकि हम जब भी बोल रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहेंगे, और इसी प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम में उसकी खुद डिफिनेशन है कि जिन शब्दों से व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले को हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जैसे एग्जाम्पल में, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि इसका एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल बनेगा दोस्तों, इसके जो उदाहरण या एग्जाम्पल बनेंगे वो क्या बनेंगे? जैसे मैं कामा, हम कामा, तुम कामा, वे कामा, तुमको कामा, यह कामा आदि। मतलब हम सबको ये सब ले सकते हैं बबू, किसमें ले सकते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम में ये नहीं देखा जाएगा कि मैं किसमें आ रहा है, उत्तम में आ रहा है कि मध्यम में कि अन्य में। वह, वे, तुम, तुमको, तुम्हारा, आप, ये किसके अंतर्गत आता है? जब आप उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष को वर्गीकरण करेंगे तब बात यहाँ पे देखी जाएगी कि ये किसके अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे आप इतनी बात समझ चुके हैं, अब आगे बात होगी जैसे उत्तम पुरुष। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? उत्तम पुरुष, या हम कह सकते हैं इसको क्या कहा जाएगा? प्रथम पुरुष। क्या कह सकते हैं? प्रथम पुरुष। अब ये उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष की जो परिभाषा है आप देख सकते हैं, परिभाषा। तो यहाँ पे उत्तम और मध्यम पुरुष की परिभाषा क्या बन सकती है? वक्ता। उत्तम किसे कहा जाता है? वक्ता। क्या कहा जाता है? वक्ता। वक्ता मतलब बोलने वाले, यानी उत्तम पुरुष वह होता है वक्ता, यानी जो बोलने वाला होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। और बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे में एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे में। आप जैसे में देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या? आप पॉइंट नंबर 1 देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है जैसे मैं, यहाँ पे कामा, मुझे कामा, मेरा कामा, मुझको कामा, हम कामा, हमारा कामा, हमको कामा आदि। अब ये आदि में जो शेष बचते हैं वो चले जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं मैं हो गया, मुझे हो गया, मेरा हो गया, मुझको हो गया, हम हो गए, हमारा हो गया, हमको हो गया। ये सब शब्द किसके अंतर्गत चले जाते हैं दोस्तों? ये शब्द सब चले जाते हैं उत्तम पुरुष में। अब हम कह सकते हैं उत्तम पुरुष की परिभाषा आपको बता दिया गया, वक्ता यानी जो बोलता है उसी को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैं, मुझे, मेरा, हमको, हमारा आदि, यानी मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया, यानी प्रथम पुरुष वक्ता। अब वक्ता की बात सुनने वाला, बात को याद रखिएगा, वक्ता की बात को सुनने वाला को क्या कहा जाता है? श्रोता कहा जाता है। और श्रोता किसमें आता है? दूसरा, हम कह सकते हैं उसी को क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुष। जैसे हम कहते हैं हम बोल रहे हैं, आप लोग हमारे सामने बैठे हैं, ठीक है, हमारी बातों को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो मैं और तुम, तो मैं शब्द जो हो गया वो क्या हो गया? उत्तम में, और तुम शब्द आ जाएगा किसमें? मध्यम में, क्योंकि तुम हमारी बात सुन रहे हो इसलिए तुमको क्या कहा गया? श्रोता कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? वक्ता की बात को सुनने वाले को हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं दोस्तों? श्रोता। इसको हम क्या कहेंगे? श्रोता कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वक्ता लिखे हैं, यहाँ पे श्रोता। सिर्फ पॉइंट जो ट्विस्ट वर्ड है लाइन में, सिर्फ उसी को लिखा जा रहा है हमारे द्वारा, और जो डिफिनेशन है हम आपको बोल रहे हैं मौखिक के रूप में। जैसे हम बोले, जैसे क्या है कि वक्ता जो बोलता है उसी को हम क्या कहते हैं? वक्ता। ठीक है, श्रोता किसे कहते हैं? जो वक्ता की बात सुनता है। ठीक है, तो आप इतनी बात समझ चुके हैं।
अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आप देखिए बाबू, जैसे यहाँ पे आपको तुम कामा, तुझे कामा, तेरा कामा, तुमको कामा, तुम्हें, हम यहाँ पे लिख सकते हैं आदि शब्द। ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हैं आदि, यानी तू, तुझे, तेरा, तुमको, तुम्हें आदि शब्द मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। क्योंकि देखिए अब इन जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप पकड़ करके वाक्य बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस बना रहे हैं, आप कहिए जिसका भी उत्तम मध्यम अन्य किसी का भी, जैसे हम कहते हैं मुझे कॉपी चाहिए, तो मुझे कॉपी चाहिए, है कि नहीं, मैं बोल रहा हूं है। अगर हम कह दिए मध्यम पुरुष में कि तुम लोग अच्छे लड़के हो, तो यहाँ तुम आ गया, यहाँ पे तू, तुम, तुझे, तेरा, तुमको, तुम्हारा आदि शब्द में कुछ भी आ सकता है, वो चला जाएगा किसमें, मध्यम पुरुष में। ठीक है, अब इसके बावजूद यहाँ पे सेंटेंस आप बना सकते हैं दोस्तों, आप वाक्य जोड़ करके बना सकते हो। अब हम यहाँ पे नोट पॉइंट, यहाँ पे ये सवाल पूछे गए नोट पॉइंट में आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है आदर, क्या लिखा गया है, आदर सूचक, आदर सूचक, आदर सूचक व्यक्तियों के लिए किसका प्रयोग होता है, आपका। देखिए यहाँ पे लिखा गया आप, आपको, आपका, आप लोग भी हो सकता है, क्या हो सकता है, आप लोग भी हो सकता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जैसे आदर सूचक, यानी आदर सूचक मतलब जो आदरणीय लोग हैं उनके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको, आपका, आप लोग, आप आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष के अंतर्गत वो भी शब्द आते हैं या वो भी व्यक्ति आते हैं। ठीक है, इतनी पॉइंट आपकी क्लियर हुई। अब पॉइंट नंबर 3 की बात होगी, यानी कि कौन सी, अन्य पुरुष की। अन्य पुरुष की डिफिनेशन क्या होगी, यानी कि वक्ता से फिर स्टार्ट करेंगे, उत्तम पुरुष से। वक्ता बोलने वाला होता है, वक्ता की जो बात सुनता है वो श्रोता होता है, और वक्ता जिसके बारे में बात करता है वही तो अन्य पुरुष होता है। वक्ता जिसके बारे में बात करता है वही अन्य पुरुष कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, वही, यानी कि हम कह सकते हैं वक्ता जिसके बारे में बात करता है उसी को हम क्या कहेंगे, अन्य पुरुष। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, अन्य पुरुष कहेंगे। ठीक है, अब हम देख सकते हैं वक्ता, जैसे हम बात कर रहे हैं सर्वनाम की, या हम बात कर रहे हैं किसी अन्य अननोन पर्सन की, जैसे हम कहते हैं लखनऊ में इतने लोग मारे गए, ये है वो है कि नहीं, कोरोना वायरस से इतने लोग संक्रमित हैं, इतने लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, इतने लोग की मौत की संख्या है, मतलब तमाम प्रकार की जो बातें हम कर रहे हैं, हम वही तो अन्य पुरुष में चला जाएगा। और हम जब उत्तम और मध्यम और अन्य, यानी वक्ता बोलने वाला, उत्तम सुनने वाला, वक्ता जिसके बारे में बात करता है वही हो जाता है अन्य पुरुष। ये पॉइंट तीनों क्लियर हुआ, यानी कि उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष क्या है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 की बात होगी, किसकी बात होगी, निजवाचक सर्वनाम की। आप देख सकते हैं क्या है, निजवाचक सर्वनाम। पॉइंट नंबर 2 की बात होगी निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चे, आइए आप देख सकते हैं निजवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा बनेगी, जो निजवाचक सर्वनाम की डिफिनेशन या परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी, जब कर्ता अपने आप या स्वयं के लिए जब बात करता है तब उसी को हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बस सिंपल सी बात है, निजवाचक सर्वनाम उसी को कहते हैं जब कोई भी कर्ता अपने आप या स्वयं के लिए जब जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसी को हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में, जैसे देखिए बाबू, जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया स्वयं अल्पविराम, आप ही अल्पविराम, ये आप ही अल्पविराम, खुद अल्पविराम, अपने आप, आदि शब्द जो आते हैं किसके अंतर्गत चले जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे निजवाचक का ही मतलब हो गया जब भी कोई भी कर्ता अपने आप स्वयं के लिए बात करता है उसी को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, या हम कह सकते हैं वाक्य बनाएगा, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वाक्य से भी कोई भी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो जैसे हम कहते हैं वाक्य में एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, जैसे
मैं या अपने आप हम यह काम कर लूंगा। मैं अपने आप यह काम कर लूंगा। मैं अपने आप यह काम कर लूंगा शब्द में क्या आया है? निजवाचक सर्वनाम को इंडिकेट किया है, इसलिए हमें ये पता लग गया कि इस शब्द में, इस वाक्य में कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक दोस्तों, अब पॉइंट नंबर 3 की बात होगी। पॉइंट नंबर किसकी बात होगी? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है निश्चय। आप देख सकते हैं निश्चय वाचक सर्वनाम, यानी निश्चय वाचक सर्वनाम का मतलब हो गया निश्चित बात जहां पे होती है उसी को हम निश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। यह एग्जाम यहाँ पे इसकी परिभाषा देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से, देखिएगा, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित, ये पॉइंट आप देख सकते हैं, अंडरलाइन कर दीजिएगा इसको, अगर नोटबुक में लिखेंगे यहाँ आप देख सकते हैं, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसी को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात खत्म हो जाती है। जैसे हम निश्चित, यानी कि हम कह सकते हैं जब एकदम ज्ञान जो है कि निश्चित रहे कि ये बात 100% सही है, 100% सही बात है, तो वहां पे निश्चित यानी कि निश्चयवाचक में चला जाएगा, कोई भी वस्तु का या किसी भी स्थान का। आइए देखते हैं, जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का बोध होता है उसी को हम क्या कहेंगे बाबू? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल, यह कामा, वह कामा, ए कामा, वे कामा, आदि शब्द चले जाएंगे, आदि शब्द। अब ये पूरी लाइन आपकी एग्जांपल की लाइन है, ये क्या है? पूरी लाइन उदाहरण की लाइन है। अब यहाँ पे यह, वह, ए, वे आदि शब्द किसमें जाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाएंगे। ये शब्द किसमें? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जाएंगे। अगर हम इससे सवाल बनाते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जैसे हम बनाते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाते हैं बाबू, एक क्वेश्चन यहाँ पे पकड़ लिए कि किसका निश्चयवाचक सर्वनाम, हम कह सकते हैं यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, यह मेरी पुस्तक, यह क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। और हम एक कह सकते हैं एक वाक्य तो भी हो गया, एक वाक्य भी हो गया। अब इस क्वेश्चन या यह वाक्य को आप बनाएं, इस शब्द से लिए, यह शब्द से पकड़ करके एक वाक्य का निर्माण कर दे या एक सवाल का निर्माण कर दिए, तो जब वाक्य में अगर सवाल पूछा गया है कि यह मेरी पुस्तक है, इसको पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि यह मेरी पुस्तक यानी निश्चित बात है, तब ये चला जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, वह, ए, वे आदि शब्दों को जोड़ करके आप सवाल बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पॉइंट नंबर 3 के बाद पॉइंट नंबर आएगी 4। ये पॉइंट नंबर 4 है, सर्वनाम का चौथा भेद है। ठीक है, तो सर्वनाम में कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है ये? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देख सकते हैं यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब जब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा बनेगी दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की जो डिफिनेशन बनेगी, ये डिफिनेशन भी सेम प्रकार बनेगी, यानी कि जो निश्चयवाचक का बना है ठीक उसी प्रकार से अनिश्चयवाचक का बनेगा। बस बात को जहां पर वस्तु या व्यक्ति था वहां पे निश्चित बोध हो रहा था, यहाँ पे निश्चित बोध नहीं होगा। या हम देखिए, जैसे आपको डिफिनेशन बनाने की कला भी होनी चाहिए, या आपके दिमाग से कैसे डिफिनेशन को हम, मतलब कोई बात को रट्टा नहीं मारना चाहिए, किसी बात को समझना है और उसको बाद आपको खुद सोच समझ करके डिफिनेशन हो या नोटिस पॉइंट हो या क्वेश्चन को पकड़ना हो, सारा काम आपका है। ठीक है, आइए देखते हैं, यहाँ पर डिफिनेशन बनाना है तो हम बना सकते हैं, जिन सर्वनाम, क्या? जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी, यहाँ पे देखिए लिख दिया किसी, यहाँ पे भी देखिए किसी। अब यहाँ पे निश्चित, यहाँ पे भी निश्चित लिख सकते हैं, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति, निश्चित वस्तु या व्यक्ति, निश्चित वस्तु या
व्यक्ति, अब यहां पे लिखा गया निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, नहीं, यहां पे देखिए नहीं होता है। अब इसी से पता चलता है ये जो पूरी डिफिनेशन बनी है, ये पूरी जो डिफिनेशन बनी है ये किसके बारे में बनी है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बनी है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरी जो परिभाषा है दोस्तों, ये किसके बारे में बताई गई है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अब यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए, हम पहले ही बताए थे, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी भी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध होता है तो निश्चयवाचक में चला जाएगा। जब निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है तब वो किसमें चला जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए जैसे देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे में, तो जैसे में आप देखिए उदाहरण भी कह सकते हैं इसको। जैसे हम कह सकते हैं कुछ कामा किसी ने, देखिए किसी ने शब्द को हम क्या कह सकते हैं? किसने। फिर किसी को कामा किन्हीं को, आदि शब्द हम रख सकते हैं। ठीक है, आदि शब्द हम रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं अनिश्चयवाचक कुछ है, किसी ने, किसी ने को हम किसने कह सकते हैं, किसी को, किन्हीं को, आदि। या हम सवाल ही बनाते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन रहेगा किसका? वाक्य में जब प्रयोग करके सवाल बनते हैं तो हम कह दिए कुछ लोग आए थे, कुछ लोग आए थे। अब इस पूरे सवाल में, पूरे वाक्य में ये बात, कुछ शब्द यहाँ पे लिखा गया है, कुछ यहाँ पे भी लिखा गया है, कुछ लोग आए थे। अब कुछ लोग आए थे में अगर आपको ये पता है कि कितने लोग थे, कुछ लोग थे, ये निश्चित बात नहीं है कि 5 लोग, 10 लोग, 8 लोग थे, कितने लोग थे ये बात हमें क्लियर नहीं है। इसलिए हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रख देंगे। या हम सीधे सीधे पॉइंट नंबर नोट में अगर याद करना है आपको, याद कर सकते हैं कि जो भी बात 100% जिसकी गारंटी हमें रहती है या जानकारी रहती है वह निश्चयवाचक में चला जाता है, और जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं रहती, हमारी जानकारी अधूरी रहती है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चला जाएगा। ये जो लाइन है, लैंग्वेज है, ये एनसीईआरटी पैटर्न की लैंग्वेज है जिससे आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन बातों को समझना है तो ये मतलब हम कह सकते हैं ठेठ भाषा में आप सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक हो गया। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि कुछ रुपए हमें दे दीजिए, कुछ रुपए दे दीजिए में हम कितना रुपए दे दें, तो क्या आ जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। कुछ लोग आए थे, कई लोग मारे गए। अब यहाँ पे हमको पता नहीं है कितने लोग मारे गए, तो हम जब कहेंगे जहां पे जानकारी हमारी अधूरी रहती है वहां निश्चयवाचक रहता है, जहां पर हमें पूरा क्लियरिटी बात रहती है वो किसमें रहता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, यानी कि अब पॉइंट नंबर 4 तक हो गया। अब पॉइंट नंबर 5 की बात होगी, तो यानी कि सर्वनाम का जो 5वां भेद है, ये देख सकते हैं सर्वनाम का 5वां भेद। सर्वनाम का जो 5वां भेद है उसको हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा होगी वो क्या हो सकती है? आप देख सकते हैं जिन सर्वनाम से, जिन या सर्वनाम शब्दों से वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों का संबंध को दर्शाता है या बतलाता है, उसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे देखिए डिफिनेशन हम लिखे हैं आपको, यहाँ देख सकते हैं जिन सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे की बात आ गई कि नहीं, सर्वनाम से संबंध का ज्ञात या बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे समझने का मतलब आप समझिए, यानी या आप सिंपल वे में कह सकते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से एक दूसरे को संबंध को बतलाता है उसी को हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात खत्म हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, पॉइंट को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी एक सर्वनाम वाक्य के दूसरे सर्वनाम से जोड़ने की बात कर रहा है कि नहीं। हम कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी जोड़ने का काम कर रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बात समझे, जैसी करनी वैसी भरनी,
जो जागत वो पावत, जो सोवत वो खोवत। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मतलब सिर्फ जितना हम मतलब एग्जाम्पल बोल रहे हैं, इसमें पॉइंट को एक वाक्य से दूसरे वाक्य में जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन या एग्जाम्पल या वाक्य चले जाएंगे। ठीक है, आइए देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे में यहाँ पे लिखे भी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे में आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ये लिखा गया है जो सो, यहां पे सेंटेंस बना सकते हैं जहां वहां, यहां पे भी वाक्य बना सकते हैं प्रयोग करके इन शब्दों का, जैसा वैसा, जौन तौन आदि आदि शब्द हम लिख सकते हैं, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अब पॉइंट नंबर लास्ट की बात होगी, पॉइंट नंबर लास्ट जिसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा आप बना सकते नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? सिर्फ प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप कह सकते हैं जिन सर्वनाम में वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात खत्म हो जाती है। जैसे आप सवाल किसी से भी पुटअप करिए, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जब भी सवाल पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। वहीं से बच्चा अगर समझदार है तो पकड़ लेगा कि हाँ इस सवाल में प्रश्नवाचक सर्वनाम का आंसर है या प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंडिकेट किया है क्वेश्चन मार्क लगाकर। आइए देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर, ये लास्ट है आपकी 6 पॉइंट नंबर है दोस्तों, क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहां आप देख सकते हैं क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप देख सकते हैं जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का, देखिए अभी यही बात आ गई नहीं, प्रश्न का, यहाँ पे ये बात पॉइंट करेंगे, प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं बच्चा, तो कौन कामा, कहां कामा, क्या कामा, कैसे आदि। ठीक है, यहाँ पे आदि शब्द रख दिए। अब कौन, कहां, क्या, कैसे आदि शब्द। अब अगर हम सवाल बनाने रहे, हमें क्वेश्चन बनाना रहे, हम कहे कौन आया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा कि नहीं लगेगा? कौन आया है। अब इस क्वेश्चन मार्क से आपको पता चल रहा है कि ये पूरा सेंटेंस क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ कि नहीं? क्योंकि वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा है, जिसको हम कहते हैं चिन्ह। आप जब चिन्ह पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कुल चिन्ह कितने हैं। ठीक है, अभी तो केवल यहाँ पे एक चिन्ह के बारे में आपकी बात हुई कि क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है अल्पविराम, जिसको हम कामा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो ये पूरी बात आपको बच्चे सर्वनाम की, यानी कि हम कह सकते हैं सर्वनाम की पूरी बात आपको अब बता दिया गया कि क्या क्या बताया गया कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। तो हम बताए थे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों ये बात 2 या 3 से 4 मिनट जो हम अभी बोलने वाले हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। IMP मतलब एक प्रकार से 3 से 4 मिनट जो आपका भी 35 से 30 मिनट या जो भी मिनट का वीडियो है, आपको पूरी बात यहाँ पे हम रिपीट करेंगे। ठीक है, हम कहेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा है क्या? जिन शब्दों से संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जैसे हम आपको बता दिए हम, तुम, हमारा, आपको, हमको, तुम्हारा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के कुल दोस्तों 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होता है? आपको पहला बताया गया पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा बताई गई थी जब आप देखे थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद बताए थे। पुरुषवाचक सर्वनाम में पहला पॉइंट क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को हम प्रथम पुरुष के नाम से भी जानते हैं। उत्तम पुरुष किसको कहा जाता है? वक्ता को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वक्ता को बोलने वाला कहा जाता है, इसलिए हम कहते हैं वक्ता जो है उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। फिर पॉइंट नंबर 2 की बात हुई थी मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में किसको रखा गया था? श्रोता को रखा गया था, जैसे तुम, तुमको, तुम्हारा, तुमने। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में बात हुई थी अन्य पुरुष की। अन्य पुरुष में कौन रखा गया था? जैसे जो
वक्ता जिसके बारे में बात करता है उसको हम किस में रख देते हैं, अन्य पुरुष में। फिर उसके बाद में निजवाचक सर्वनाम पे हम बात किए थे। निजवाचक सर्वनाम में हमेशा जब व्यक्ति या कर्ता अपने स्वयं अपने आप के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसी को हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप ये काम कर लूंगा। फिर उसके बाद में आया था निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात हुई थी। निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको परिभाषा बताया गया था कि जहां पर किसी भी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम कहते हैं 10 रुपए, 50 लड़के, 50 रुपए, या हम कहते हैं 20 लड़के। ठीक है, अब ये जो है कि हम कहते हैं कि 20 लड़के आए थे, 10 लड़के मारे गए, 50 रुपए चाहिए, ये शब्द चला जाएगा किसमें, सब में निश्चयवाचक में चला जाएगा। अनिश्चयवाचक की फिर बड़ी परिभाषा बताई गई थी, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का निश्चित बोध हमें नहीं होता है उसी को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रखे थे। जैसे हम कहते हैं कुछ लोग आए थे, कुछ लोग मारे गए, आदि शब्दों का। फिर उसके बाद में हम बात की संबंधवाचक सर्वनाम की। तो संबंधवाचक सर्वनाम में हम आपको बताएं कि जहां पर कर्ता या जिन वाक्यों में एक दूसरे वाक्य को पॉइंट को जोड़ने का काम करता है उसी को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी करनी उससे वर्णित, जो जागत है वो पावत है, जो सोबत है वो खोवत है। यहाँ पे फिर इसके आगे पॉइंट नंबर 6 की बात हुई थी, कौन सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम की। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या बताया गया था, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जब वाक्य में प्रश्नवाचक का प्रतीक या चिन्ह का प्रयोग होता है उसी को हम प्रश्नवाचक क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति अन्य से क्या करता है, सवाल पुटअप करता है, उठाता है, वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, उसी समय तक पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में आप तक यहाँ पे पूरी सर्वनाम की बात हम आपसे कर चुके हैं। वीडियो में इतना ही, थैंक यू।